आपका डीएनए ई कॉन्क्लेव और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। और आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव राम माधव जी हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट को, उसकी नब्ज को बहुत बारीकी से समझते हैं। और इसीलिए राम माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। शुरुआत में अच्छी खबर से करना चाह रही हूं सर, क्योंकि जी न्यूज पॉजिटिविटी में यकीन रखता है, सकारात्मक खबरों में यकीन रखता है। तो अच्छी खबर है, और खबर उस यूटी से है जिससे आपका ताल्लुक बहुत लंबा और पुराना रहा है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के शोपियान में 5 आतंकियों का सफाया कर दिया है राम माधव जी। और इस साल की अगर मैं बात करूं तो 80 से ज्यादा आतंकी अभी तक मारे गए हैं। लंबे अरसे से जो आप जम्मू कश्मीर से जुड़े रहे हैं, क्या अब आपको लग रहा है कि ये घाटी में आतंक के खिलाफ लड़ाई का आखिरी दौर है और कश्मीर बहुत जल्द आतंक मुक्त होने जा रहा है? आप बिल्कुल, आपने सही कहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऐतिहासिक परिवर्तन पिछले साल 5 अगस्त के बाद आया था, उसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान बौखला गया है। और जैसे ही समर्स शुरू हुए, मार्च के बाद थोड़ा थोड़ा वहां माउंटेन पासेस खुलना वगैरह शुरू होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर घुसाने की कोशिश में पाकिस्तान आज भी लगा हुआ है। पर हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल सब सीमा पर सतर्क है। और राज्य के अंदर हमारे पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री और आर्मी के भी यूनिट सब जो है शांति वहां कायम रखने में पूरी सक्रियता बरते हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को घाटी में घुसाने के प्रयास को बहुत बड़े पैमाने पर नाकाम कर रहे हैं। कुछ खबरें दिल्ली तक पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंचती है। सीमा पर भी कई आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी सेना कर रही है आज भी। और जो लोग किसी एक रास्ते से अंदर घुस जाते हैं, उनको भी, जैसे आपने अभी जिक्र किया आज के एनकाउंटर के बारे में, लगभग समय समय पर कई एनकाउंटर्स हो ही रहे हैं। आपने जैसा कहा, बड़ी संख्या में न्यूट्रलाइज करने का आतंकवादियों को, उसमें हमारे सुरक्षा व्यवस्था सफल हुई है। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, इस समय कश्मीर घाटी के अंदर से जो पहले रिक्रूटमेंट होता था वो बहुत घट गया है। कश्मीर घाटी की जनता अब आतंक के सहारे अपने जो राज्य में राजनीति चलाना बिल्कुल नहीं चाहता है, शांति चाहता है। भले ही उनके मन में राजनीतिक मुद्दों पर कोई डिमांड हो, पर आतंक का सहारा देने से कश्मीर के युवा आज उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये भी आप, क्योंकि अच्छी खबर की बात कह रहे हैं, तो ये भी इस साल के आंकड़ों की दृष्टि से ये भी अच्छी खबर है। 20-25 से ज्यादा कोई नए युवक घाटी से आज आतंकवादियों के उसमें रिक्रूट नहीं हुए हैं। ये भी अच्छी खबर है। जी, आपने सब 5 अगस्त का जिक्र किया, 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया, करीब 10 महीने आर्टिकल 370 हटने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप, जो कि काफी गए हैं जम्मू कश्मीर में, जमीन पर सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो 8 महीने में पूरे देश ने देखा है कि जो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता जो बोलते थे कि ब्लड बाथ हो जाएगा, खून बहेगा घाटी के अंदर, लोग बहुत बड़ा विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे वगैरह वगैरह, जो बातें पार्लियामेंट में हमको सुनने को मिला था उस समय जब ये निर्णय पर बहस चल रहा था। 8-9 महीने का अनुभव ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसके चलते वहां शायद कुछ हिंसा वगैरह भड़कता हो। अब कोई ये कहे कि वहां बहुत सेना का तैनाती हो गया वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल सही नहीं है। वैसे तो काफी सेना तो वापस भी गई है, उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट फिर भी मैं कश्मीर को कई वर्षों से देखता आ रहा हूं। छोटे छोटे चीज भी बहुत बड़ा, वहां एक हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस पर लोग सड़क पर आकर पत्थर फेंकने के लिए वहां एक उत्प्रेरक बन जाता है। ऐसे में इतना बड़ा निर्णय के बाद भी, और बड़े बड़े नेता बाद में अरेस्ट किए गए हैं, कई लोग छोड़ भी दिए गए हैं, इस परिणामों में भी राज्य की जनता शांत रही। उसका एक अर्थ में निकालने का कोशिश करता हूं। धारा 370 के अंदर जीवन का अनुभव 70 साल तक वहां राज्य की जनता ने किया, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। बड़े नेता बन गए, बड़े संपन्न बन गए, पर जनता को कुछ नहीं मिला। आज जनता शायद ये चाहती है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद क्या फायदा हमको मिलेगा, इसका भी अनुभव लेकर उसका एक जायजा लेंगे। ये मानसिकता जनता की है, इसलिए जनता
ज्यादातर शांत है और राज्य सरकार विकास के लिए कई कदम उठा रहा है और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जल्दी वहां राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाए। जब सर आप कहते हैं राजनीतिक गतिविधि, आपका मतलब चुनाव से है? चुनाव तो राजनीतिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर होता है, इसलिए पिछले 8 महीने के अंदर पंचायत हो, मंडल स्तर तक का हो चुनाव हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां करवाया था। अब जिला पंचायत का भी चुनाव होना है, फिर आगे जाकर हमको वहां असेंबली की भी स्थापना करना है। पर पेंडिंग दैट एक बात मैं कहना चाहूंगा अदिति जी, राजनीतिक गतिविधि यानी केवल चुनाव के समय नहीं होता है। आज मान लीजिए घाटी के, जम्मू के लोगों को दैनंदिन जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन से 100 काम पड़ते हैं। वो काम करवाने के लिए राजनीतिक दल हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजनीतिक दल जनता और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि विशेषकर घाटी में, जम्मू में फिर भी हमारे दल बहुत सक्रिय है, बीजेपी सक्रिय है, पर घाटी में बीजेपी की ताकत सीमित है और घाटी के जो दल अपने आप को घाटी के लोगों के मसीहा के रूप में पेश करते हैं, चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं। वो क्यों राजनीतिक गतिविधि नहीं कर रहे? क्यों वहां के जनता के हितों के लिए मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे? ये प्रश्न मैं वहां के रीजनल दलों से करना चाहता हूं। कौन रोक रहा है उन लोगों को? लेकिन वो राजनीतिक गतिविधि की बात मैं कर रहा हूं कि वो शुरू होना चाहिए। जी जी, जो आपने सवाल पूछा सर, उस गतिविधि को लेकर जो स्टैंड आया, चाहे वो पीडीपी रही हो, एनसी रही हो, यहाँ तक कि कांग्रेस, क्योंकि जो डेलीगेशन बनाने की कोशिश की गई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उनकी दलील ये थी अगर हम राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा बन जाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि हमने 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे अपना अप्रूवल दे दिया है। 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय भारत सरकार ने लिया था, वो एकदम अपने संविधान की सीमा के दायरे के अंदर रहकर जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हित और देश की संप्रभुता, एकता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया था। वो एक प्रकार से फाइनल डिसीजन है। और जब से डोमिसाइल पर भी एक एक्ट बन गया है, डोमिसाइल की भी व्याख्या हो गई है नई रूप से जम्मू कश्मीर में। अब जो प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई थी पिछले साल, वो प्रक्रिया का एक लॉजिकल कल्मिनेशन भी हो गया। अब यही तो मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के जो दल है वो लोगों का हित नहीं चाहते हैं। कोई ना कोई विवाद को उठाकर अपने राजनीतिक रोटी को सेकते रहना चाहते हैं। उनको फिर से 370 के नाम पर राजनीति चलानी है। ये नहीं कि जनता को प्रशासन से अच्छे जो लाभ मिलना चाहिए, विकास का लाभ मिलना चाहिए, समस्याएं दूर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आज वहां बिजली को लेकर और चीजों को लेकर गांव में वगैरह अगर संकट है तो उसकी बात प्रशासन से कौन करेगा? क्या गांव की जनता प्रशासन तक पहुंच पाती है? ये एक काम को राजनीतिक दल करना है, ये कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लोगों के रोजमर्रा जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। इन दलों को बस अपने राजनीतिक रोटी के लिए फिर से 370 की बात करेंगे। मैं कह दूं, 370 का अध्याय अब समाप्त है, ये सभी दल जानते भी है इस बात को। मैं आपसे पीओके को लेकर बात करना चाहती हूं। हमने मोदी सरकार को बार बार सुना है, बार बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि पीओके भारत का है, यहां तक कि अब तो हिंदुस्तान में मौसम भी दिखाया जा रहा है वहां का। लेकिन अगर मैं आपसे ग्राउंड पर बात करूं, जमीन पर बात करूं, तो क्या कोई समय सीमा तय की गई है या किसी तरह का कोई प्लान तैयार किया गया है कि इस दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, पीओके हमारा देश का अविभाज्य अंग है और उसको वापस लेना ही एकमात्र अब पेंडिंग इश्यू है। ये बात हमने तो हमेशा कहा है, पर 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में सभी दलों ने मिलकर यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया 94 में। तो इसलिए एक प्रकार से पीओके को वापस लेना पूरे देश का एक यूनाइटेड संकल्प ही मानना चाहिए। इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है। ये बात हम भी कह रहे हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है, इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। पर हमने एक महत्वपूर्ण बात इस बार की है, कदम इस बार उठाई है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटीज के रूप में पुनर्गठित किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा बना था, उस हिस्से के अंदर हमने हमारे उस एक्ट में पाक आक्रामित कश्मीर का जो वहां का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो आज वहां पीओके का हिस्सा है, वो पीओके के हिस्से को जम्मू कश्मीर यूटी का हिस्सा के रूप में हमने अधिकृत अब दिखाया है।
विवादित नहीं दिखाया है, हमारे उसके हिस्सा दिखाया है, बकायदा उसके लिए सीट है, 24 सीट उनके लिए, जो पहले थे हम बोलते नहीं थे, वो आज हम एक्ट में स्पष्ट कहा है। उसी प्रकार लद्दाख का जो यूटी बनी उसमें अक्साई चिन को हमने हिस्सा के रूप में दिखाया है। पहली बार ये हुई कि अधिकृत रूप से ये भूमि जो विवाद माना जाता था, हमारे कब्जे में नहीं था, उसको दस्तावेज में, हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे गेजेट में दिखाने का निर्णय, एक साहसपूर्ण निर्णय हमारे सरकार ने किया है। ये हमारे संकल्पना को बताता है, और ये कब साकार होगा इसका तो तुरंत उत्तर तो हम किसी के पास नहीं है, पर इस संकल्पना को हमको दोहराते रहना चाहिए, हमारे लोगों को और दुनिया को बताते रहना चाहिए। ये कानूनन भी हमने इस बार ये काम किया है। राम माधव जी, देखिए, पाकिस्तान को भारत ने साध लिया है। अब वो ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ही कर सकता है, लेकिन उसे उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अच्छा, वो आपने अक्साई चीन का जिक्र किया। चीन के साथ सीमा पर इस वक्त जो विवाद है, और मैं उस पर बहुत गंभीरता से बात करना चाहती हूं। हमने जी न्यूज की कवरेज में सुनिश्चित किया है कि हमारे यहाँ कोई अफवाह ना चले, कोई स्पेकुलेशन ना हो, और हम विश्वसनीय कवरेज ही अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त चल क्या रहा है? नहीं, मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगा कि आप किसी प्रकार के अफवाहों को या कंजेक्चर्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। ये अच्छी बात है। वास्तव में इस पूरे प्रकरण में, जिसको मुझे उसका हिंदी शब्द मालूम नहीं, अंग्रेजी में साइवार्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वार्स। ये साइकोलॉजिकल वार भी बहुत चलता है, और हमारा पड़ोसी जो चीन है इसमें माहिर है। कई प्रकार की खबरें ऐसे सोशल मीडिया के बाकी माध्यमों से फैलाने का प्रयास वो करता है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, और जो अधिकृत जानकारी मिलता है उस पर ही ज्यादा हमको भरोसा रखनी चाहिए। मैं जिन उसको धन्यवाद या बधाई जरूर देता हूं। पर आज की वर्तमान स्थिति यही है, जो हमारे सरकार, रक्षा मंत्री हो या रक्षा मंत्रालय हो, बाकी लोगों ने हमारे सामने रखा, देश के सामने, कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमारी सेना और चीन सेना के बीच एक एंगेजमेंट हुआ है। एंगेजमेंट के एक मिलिट्री डेफिनेशन होता है, वो एंगेजमेंट हुआ है, और अब वो डिसएंगेज करने की दृष्टि से दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। और आपको पता ही है, सेना के उच्च अधिकारी स्तर पर कल बातचीत हुई, और विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी बातचीत चल रही है, और दोनों साइड से ये बात, क्योंकि मैं चीनी मीडिया को भी क्लोजली फॉलो करता हूं, वहां से भी यही बात आ रहा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान निकालेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां तक हमारे सरकार का प्रश्न है, हम डिप्लोमेटिक रास्ते से, बातचीत से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में बहुत गंभीरता से लगे हैं, पर साथ ही साथ 1 इंच जमीन पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पर स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग, ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की नीति है। यही नीति को हमने डोकलाम में भी परिचय दिया, इसका परिचय। अब लद्दाख में 2-3 जगह जहां स्टैंड ऑफ है, वहां भी यही नीति का हम परिचय दे रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तानी 135 करोड़ हिंदुस्तानी यही सुनना चाहते हैं। वो यही, देश से बढ़कर, देश के मान से बढ़कर उनके लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो इस बात को सुनना भी चाहते हैं। मैं थोड़ा सा भारत चीन के जो संबंध है, इनके इतिहास पर आपसे बात करना चाहती हूँ, इस पर चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने बहुत विश्वसनीय, बहुत ठोस और बहुत सटीक विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश बीते दिनों में की है। एक सवाल जो बार बार उठा, जो तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी उठा, भारत चीन के संबंधों में 1962 को रेफरेंस पॉइंट किसने बनाया, जिसके माध्यम से चीन की ताकत का एक हवा बनाया गया, जबकि हम और आप सभी जानते हैं कि 62 के 5 साल बाद ही, यानी 1967 में भारतीय सेना ने तो चीन को हरा दिया था। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? किसने ये नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया? मैं नहीं चाहता कि चीन भारत का जो इतिहास रहा है पिछले करीब लगभग 60 साल का, उस पर फिर हम बहुत गहराई से जाकर कौन किसने क्या किया है इस पूरे प्रकरण पर जाए। अब वक्त नहीं है, यह वक्त शांति की दिशा में आगे बढ़ने का है। जो तनाव सीमा पर है उसको और कम करने का। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि अक्साई चीन की बात आई, तो कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि अक्साई चीन के बात को लद्दाख में एक हिस्सा के रूप में दिखाना, यह भी एक कारण है चीन का
प्रोवोक होने के लिए। मैं ऐसा आ भी रही कुछ थी उस पर, विश्लेषकों अच्छा का आपने खुद ही उठाया उसे। मैंने सुना था। जी। तो मैं ये कह दूं कि 1963 में भारत के पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अक्साई चीन हमारा है, हम इसको वापस लेना है। तो ये हम हमेशा कहते आए हैं। और आप सही कह रहे हैं, 62 अलग है, 2020 अलग है, पर ये बात सभी जानते हैं, चीन भी जानता है, बहुत इतिहास बीच में बीता है। पर मैं केवल पिछले 3-4 साल का ही इतिहास पर थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। इस प्रकार का बड़े पैमाने पर तनाव सीमा पर 2013 में भी हुआ था, और 2013 में यूपीए की सरकार थी। राजनीतिक कारण से नहीं कह रहा हूं, बट जानकारी याद दिलाने के लिए कह रहा हूं हमारे क्रिटिक्स वगैरह को। उस समय भी 5-6 महीने तक लगातार मीडिया में भी खबरें चलती रही, 50 किलोमीटर आगे आ गए चीन वाले, 40 किलोमीटर आगे आ गए। तब भी हमने यही माना कि भाई अच्छी तरह उसकी सीमा की रक्षा हो, तो सरकार ने कदम उठाया। वो समस्या बाद में थोड़ी शांत हुई। 14 में भी हुई, चुमार वैली में चीन की सेना सीमा का उल्लंघन किया, तो उस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री उनसे सीधा बात किए थे। 17 में मैं डोकलाम का उदाहरण दिया। डोकलाम में ट्राई जंक्शन की स्थान को बदलने का कोशिश जब चीन की तरफ से हुआ, हम दृढ़ता से खड़े रहे। तो एक नए प्रकार के रेस्पॉन्स इंडिया दे रहा है। हम दौत्य रास्ते से सुलझाना चाहते हैं, पर जमीन पर भी हम दृढ़ता से हमारी सीमा और हमारे देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करेंगे। ये हमारी नीति है। हमने बीते दिनों में बहुत स्पेक्यूलेशन देखा है, और उसी स्पेक्यूलेशन को हमने अलग करने की कोशिश अपने ब्रॉडकास्ट में की है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के भी अच्छे जानकार हैं, बहुत करीबी से आप उन्हें मॉनिटर करते हैं। इस समय जो LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त जो हालात हैं, वो आपको कितने गंभीर दिखाई देते हैं? क्योंकि हमने डोकलाम में भी देखा था, 70 दिन से ज्यादा खिंच गया था तनाव जो था। कितना गंभीर आपको फिलहाल ये लग रहा है? दोनों देशों के बीच, यानी भारत और चीन के बीच, पिछले 5-6 सालों में नेतृत्व के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक प्रकार की समझदारी का संबंध निर्माण हुआ। फिर भी सीमा पर कभी कभी, क्योंकि सीमा के विषय में चीन का सोच और हमारे सोच में अंतर होने के कारण विवाद उठता रहा है। अभी जो विवाद उठा है वो भी उसी प्रकार उठा विवाद है। पर मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच जो आपसी संबंध और आपसी एक सौहार्दता का जो संबंध रहा है, जिसका परिचय हमने वुहान के समिट के समय और हमारे महाबलीपुरम के समिट के समय हमने देखा है, उस प्रकार के जो एक गुडविल का जो रिश्ता है, उसके चलते ये जो इस समय का तनाव है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और कल का जो सेना के सीनियर लीडर्स के लेवल पर जो बातचीत हुई, बहुत अच्छे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उससे लगता है कि हम दोनों तरफ, और मैं चीन मीडिया को भी देखता हूं, वहां भी इन चीजों को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेटिव व्यवहार हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तरफ से प्रयास अगर अच्छा होगा तो जल्दी ये समस्या सुलझ जाएगी। चीन ये कर क्यों रहा है? आपने शी जिनपिंग का यहाँ पर जिक्र किया, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया जिन्होंने उन इलाकों में सर्व किया था। उनमें से कई का ये मानना था कि जब तक टॉप लीडरशिप से परमिशन ना मिली हो, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, देश की आर्मी तो है नहीं, चाइना की आर्मी तो है नहीं, ये तो CCP की आर्मी है। उनका ये सजेशन था कि ये टॉप से आई हुई इंस्ट्रक्शन है। आपको क्या लगता है कि चीन इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, चीन इस समय ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न जब जब चीन के साथ ये सीमा का समस्या खड़ा हुआ था, तब हम विश्लेषण करते रहे इसका। हम अपने अपने विश्लेषक अपने अपने अनुभव के आधार पर कई प्रकार के कारण देते रहे। मुझे यह भी याद है कि 1962 में चीन ने आखिर आक्रमण क्यों किया, और करने के बाद 20 दिन बाद वापस क्यों गया, इस पर भी बहुत विश्लेषण होता है। तो ये प्रश्न मैं चाहता हूं कि मैं विश्लेषकों को ही छोड़ दूं, वो अपना अपना विश्लेषण करें। हमारा सरकार के नाते ये जिम्मेदारी है कि देश के हर एक इंच की भूमि की रक्षा हम करें। उस पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है, इस पर विश्वास रखे। और दूसरी बात, ये काम
हम जैसे पहले करते रहे हैं। देखिए, हमारी सेना के भी संयम की बधाई देनी चाहिए। 40 साल में, 45 साल में कभी एक बुलेट भी एक दूसरी तरफ फायर नहीं हुआ है। बिल्कुल। हम बिना बुलेट फायर किए भी समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास में लगे रहे हैं। वही आज भी हमारा प्रयास होगा, शांतिपूर्ण ढंग से, पर सीमा पर हमारे जो सार्वभौमिक अधिकार है उसको भी दृढ़ता के साथ रक्षा करते हुए हम आगे काम करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस रख रही हूं और मैं उन्हें कोट कर रही हूं। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज कंफर्म दैट नो चाइनीज सोल्जर्स हैव एंटर्ड इंडिया। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। ऑल पैट्रियट्स मस्ट रीड जनरल पनाग्स आर्टिकल। तो जनरल पनाग का आर्टिकल जो देशभक्त हैं वो पढ़े। डिनायल वोंट हेल्प अस। डिनायल में रहने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने ये कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। पहले जो 2 स्टेटमेंट थे राहुल गांधी के स्टेटमेंट थे। आपका जवाब? मैं सच में इसको राजनीतिक बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं 2013 वाली घटना को भी ऊपर ऊपर से ही स्पर्श किया। 2013 क्योंकि आज इतने सारे प्रश्न राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, पारदर्शिता वगैरह फलाना ढिमकाने का बात कर रहे हैं। देखिए, सेना से सीमा संबंधी विषयों में कितनी पारदर्शिता रखनी संभव होती है उतनी पारदर्शिता सेना हमेशा रखती है, पर कुछ चीजों को हमें सेना और सरकार के भरोसे छोड़ना होता है। पारदर्शिता का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई अपने पूरे कपड़े उतारकर देश के सामने खड़े हो जाता है, वो अर्थ नहीं होता है। तो जितनी पारदर्शिता आवश्यक है उतना पारदर्शिता जरूर सेना और सरकार दिखाएगी, देश को बताएगा। मैं 2013 की बात फिर एक बार उठाता हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी और यही इन्हीं स्थानों पर जहां अभी विवाद हो रहा है, इन्हीं स्थानों पर 25-30 किलोमीटर चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर घुस गई है, टेंट्स बना के बैठ गई है। डेप्सांग के क्षेत्र में 21 दिन टेंट्स बिछा के बैठ गई है। इस प्रकार की तमाम खबरें पेपर में आई थी। 2010 और 13 के बीच यूपीए के कार्यकाल में 600 से अधिक सीमा के उल्लंघन की घटनाएं हुई है, ये बातें सामने आई थी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एम्बेसडर श्याम शरण के नेतृत्व में सीमा के अध्ययन के लिए एक दल गठित किया था। उस दल के रिपोर्ट को लेकर, हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, मैं भी नहीं देखा, पर उस पर खबरें आई थी कि वो रिपोर्ट में कहा गया करीब 600 वर्ग किलोमीटर 600 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की भूमि आज चीन के प्रभाव में चला गया, ऐसा वो रिपोर्ट ने कहा। इसमें मैं सच्चाई की बात मैं भी नहीं जानता हूं रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं किया गया। ये सारी खबरें आई, तो क्या हम भी यही कहें कि उस समय तुमने पारदर्शिता नहीं बरती, उस समय और ज्यादा जमीन कब्जा कर लिया? हमने उस समय भी आग्रह किया सरकार से कि भाई सीमा की रक्षा करो, भारत के सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इतने कोशिश करो, ये हमने आग्रह किया था। तो आज भी विपक्ष इतना आग्रह जरूर करे कि भाई सीमा की रक्षा हो, हमारे सम्मान की रक्षा हो, सार्वभौमिकता की रक्षा हो, उस पर हम पूरा आश्वासन दे रहे हैं। अब राहुल गांधी को राजनीति ही करनी है, उनको तो प्रवासी जो मजदूर है उनके ऊपर राजनीति करनी है, कोविड पर राजनीति करनी है, अब चीन की सीमा पर राजनीति करनी है, देश के लिए कुछ करना तो है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की बातें उछालकर अलग अलग बयान देते हैं। ठीक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड़ और अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट और इंडियन गुड्स यानी स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, आपके थॉट्स? आत्मनिर्भर भारत जरूर हमारे सरकार की नई संकल्पना है। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा कदम, एक पहला कदम है। इसमें आगे बहुत कुछ और करना आवश्यक है। इस रूप में इसको देखना चाहिए। चीनी गुड्स को बॉयकॉट करना इस प्रकार का जो है ये लोगों का एक सेंटिमेंट है। भले ही सरकार ने इस प्रकार का कोई आह्वान नहीं दिया है, बट लोगों का एक प्रखर सेंटिमेंट आ जाए। इसके कई कारण है, उसमें एक लेटेस्ट कारण सीमा का इस समय की परिस्थिति भी हो सकता है। पर कुल मिलाकर कोविड के समय चीन के नेतृत्व का व्यवहार और व्यापार में हमारा डिपेंडेंसी चीन पर बढ़ना, इन तमाम चीजों को लेकर जनता में एक जागरूकता है। मैं आपको, क्योंकि विषय आपने उठाया, एक जानकारी दे देता हूं। वाशिंगटन डीसी में एक प्यू रिसर्च फाउंडेशन है, कई तमाम इश्यूज, इस प्रकार के इश्यूज पर रिसर्च करता है। उनके एक रिसर्च इस बीच में आया है,
दुनिया के लोकतांत्रिक दुनिया में लगभग सभी देशों में इस समय एंटी चाइनीज सेंटिमेंट बहुत ऊंचाई पर है। लोग बहुत चीन के प्रति एक नकारात्मक भावना रखते हैं। इस प्रकार की भावना इंडिया के तमाम लोगों में भी है, इसलिए वो चीन की वस्तुओं की बायकॉट की बात कर रहे हैं। इसमें मैं चीन के नेतृत्व से ही हमारा अपेक्षा है, उनको सोचना चाहिए क्या, जिसको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वगैरह आजकल शब्द प्रयोग होता है, ये जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ सीमा पर एग्रेशन, वहां हांगकांग में, सब जगह या साउथ चाइना सी में, इससे चीन को भलाई हो रहा है क्या, चीन को फायदा हो रहा है क्या, या इससे दुनिया का एक लोगों की मानसिकता चीन के खिलाफ बन रहा है क्या? इस बात को भी चीन की सरकार गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी, आपने अपनी बात हमारे दर्शकों तक रखी है, ग्राउंड रियलिटी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है और ठोस विश्लेषण के माध्यम से भारत चाइना सीमा विवाद जो है उस पर क्या हालात है उस पर आपने अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.